Welcome back to our revision series. Myself CA Vikar Gupta. In this video we are covering SA 500 series और वो भी हम SA 500 से स्टार्ट करेंगे ऑडिट एविडेंस। बट SA 500 सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि SA 500 सीरीज जब भी स्टार्ट करोगे ना, उसके अंदर हमारे बेसिक मैटर्स की बात होगी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड मैटर में क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। फिर हम रिलेटेड पार्टी का भी देखेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का भी देखेंगे। वो स्पेसिफिक एक सिनेरियो की बात करता है, स्पेसिफिक एक मैटर की बात करता है, एक असर्शन की बात करता है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा, उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। बट जब हम ऐसे 200 सीरीज कर रहे थे, वहां पे ऐसे 240 था, वो इन्वेंट्री पे भी लग सकता था, वो हमारे रिलेटेड पार्टी पे भी लग सकता था। जहां पे भी फ्रॉड होगा वो वहां लग जाएगा। कम्युनिकेशन विद TCWG, वो हम इन्वेंट्री से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो सब पे लग रहे थे। बट ये स्पेसिफिक एक मैटर पे क्या ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा उस पे लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद SA 500 ऑडिट एविडेंस। हम हर जगह पढ़ते आए हैं, ऐसे 200 सीरीज में देखा कि ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ऐसे 700 सीरीज में हमने देखा था कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई भी कर सकता है। तो वो सारे सिनेरियो थे। बट ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या? जब हम बात करते हैं सफिशिएंट की तो यहां पे हम बात करते हैं क्वांटिटी की एंड जब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट की तब हम बात करते हैं क्वालिटी की। और ये सारा मैंने ऑलरेडी बेसिक में गिवन है, जो आप स्टार्टिंग के नोट्स की स्टार्टिंग देखोगे बेसिक में वो गिवन है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, इसके अंदर दो चीजें और आती है, एक रिलीवेंस, एक रिलायबिलिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपकी क्वांटिटी कम है और क्वालिटी ज्यादा है ऑडिट एविडेंस की, तो चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऐसी, आपको पता है कि यार हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिला है AR से, अकाउंट रिसीवेबल से, तो आपको पता है यार उसके रिगार्डिंग हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एविडेंस मिल गया किससे? अकाउंट रिसीवेबल से ही डायरेक्टली, तो वहां पे चल जाएगा। बट सर एक बात बताओ, अगर मेरी क्वालिटी कम है और क्वांटिटी मैं ज्यादा कर दूं तो चल जाएगा? वो नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? आपकी क्वालिटी कम है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको डाउट है मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर, आपको डाउट आ गया रिलायबिलिटी के ऊपर मैनेजमेंट की। अब चाहे उस मैनेजमेंट से आप कितने भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, पर आपको तो डाउट रहेगा ही ना रिलायबिलिटी का। तो वहां पे जब भी आपकी क्वालिटी कम होती है तो आप एविडेंस लेने से उसको मैच नहीं कर सकते, तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी साथ साथ क्वांटिटी के साथ। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और ये पूरे ऐसे में हम रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी की ही बात करेंगे, वो सारा हम इस ऐसे के अंदर देखेंगे। बट सर ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन कैसे करता है? वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है जब वो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है, इंक्वायरी करता है। वहां पे कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करता, वहां चेकिंग नहीं करता ऑडिटर। चेकिंग और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहां करता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। जहां पे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, वो चेक करता है कि जो भी कंट्रोल है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, नहीं कर रहे। साथ साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वहां उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर आ जाता है, चेकिंग आ जाती है, वो सब चीज करता है। और ये सारी चीजें बेसिक है। ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके वो ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर वो चेक करेगा कि यार वो रिलायबल क्या है, ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन करा है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। वो कैसे चेक करेगा? वो सर्टेन फैक्टर्स पे गिवन है। बट मैं आपको ये बता दूं, SA 500 इसमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको लर्न करने का भी बहुत कम मैटर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। लास्ट 5 to 7 अटेम्प्ट्स में तो मे बी एक दो क्वेश्चन भी नहीं आए होंगे यहाँ से। तो इसलिए मैं इसको आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना, और जहां जहां पे हमें लर्न करना होगा वो हम देखेंगे कि कहाँ पे लर्न करना है। सो फैक्टर्स इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। किन किन फैक्टर्स पे आपको पता लगेगा कि यार ये ऑडिट एविडेंस जो हमने ऑब्टेन करा है वो रिलायबल तो है ना? वो आपको कैसे पता लगेगा? वो सर्टेन फैक्टर्स गिवन है। एक बात बताओ, अगर ऑडिटर को डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस मिला, किसी थर्ड पार्टी से डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस मिला विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप उस पर ज्यादा रिलाई करोगे। तो वही पॉइंट्स यहां पे लिखे कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन करता है ऑडिटर तो उस पर ज्यादा रिलाई कर पाएगा। अगर इंटरनली जनरेट हुआ है और जहां पे आपने कंट्रोल टेस्टिंग करी और वहां पता लगा आपको कि कंट्रोल इफेक्टिव है, ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, और वहां से आपने जनरेट करे ऑडिट एविडेंस, तो आपको पता है यार कंट्रोल सही है, तो ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन होंगे वो सारे सही होंगे, तो वहां पे आप रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑडिटर को डायरेक्टली ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है तो ऑडिटर उस पर ज्यादा रिलाई करेगा इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्टली। अगर आपने ए से मांगा कि यार मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो, फिर मैनेजमेंट ने आपको लाके दिया,
तो आप सोच रहे हो कि मैनेजमेंट ने आपको लाके क्यों दिया, मैनेजमेंट बोल रहे ए ने मुझे दे दिया एक्सटर्नल कंफर्मेशन और मैनेजमेंट ने वापस ऑडिटर को लाके दे दिया। अब ऑडिटर को इनडायरेक्टली रिसीव हुआ, वहां पे रिलायबिलिटी पे डाउट आ सकता है, बट अगर ए डायरेक्ट ऑडिटर को देता है तो वहां पे आपको रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलेगा तो वहां पे आप ज्यादा रिलायबल कर पाओगे, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा इंस्टीड ऑफ फोटोकॉपीज और डुप्लीकेट, तो वहां पे आप ज्यादा रिलाई कर पाओगे। तो सारे फैक्टर्स पे हमारी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, और ये सारे फैक्टर्स का एक मैं निमोनिक्स भी बता देता हूं कि ऑडिट एविडेंस इंडिपेंडेंटली जनरेट होता है डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, देन ऑडिटर उस पर रिलाई कर लेगा। ऑडिट एविडेंस इंडिपेंडेंटली जनरेट करता है डायरेक्टली बाय ऑडिटर, इंडिपेंडेंटली जनरेटेड डायरेक्टली बाय ऑडिटर इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा। तो आप इससे लर्न भी कर सकते हो कि हमारी जो रिलायबिलिटी की बात है कौन कौन से फैक्टर्स पे हो जाएगा। ऑडिट एविडेंस इंडिपेंडेंटली जनरेटेड बाय द डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज मोर रिलायबल। तो यहां से आपको ये सारे फैक्टर्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मेनली आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर ने कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी थ्रू इंक्वायरी और थ्रू अदर प्रोसीजर, वहां से उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई, अब उसको एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो चेक करेगा रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी पे, कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी वो कितनी रिलेवेंस है, कितनी रिलायबिलिटी है, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे एप्रोप्रिएटनेस का पार्ट बन गए, एप्रोप्रिएटनेस का। फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करिए बाय द एंटिटी, तो ऑडिटर उससे रिलेटेड क्या इवैल्यूएट करेगा, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी मैनेजमेंट से आपको इंफॉर्मेशन मिली वो कंप्लीट तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, आप उस पर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, आप उस पर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो आप चेक करोगे। सेकंड, इवैल्यूएट करोगे वेदर इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है और डिटेल्ड है ना ऑडिटर के पर्पस के लिए। ऑडिटर को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उतनी डिटेल्ड दी है ना मैनेजमेंट ने, वो सारी चेक करेगा। फिर अगर इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो आप एज ए ऑडिट एविडेंस, जो किससे जनरेट हुई है, के एक्सपर्ट ने वर्क परफॉर्म करके आपको दी है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जिसपे मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने वर्क करा है, आप उसको एज ए ऑडिट एविडेंस बनाना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजर, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहां पे लर्न करना पड़ेगा ये सारे पॉइंट्स। क्या क्या है, जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज करते हो तो आप पहले ये देखोगे यार ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ये एंटिटी ने एम्प्लॉय करा हुआ है या कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है। उससे आप चेक करोगे कि यार वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो बीकॉम वाला बंदा कोई वैल्यूएशन का काम तो नहीं कर रहा, कि आप उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज चेक करोगे। तो वो सारी चीजें आप पहले इवेल्युएट करोगे। ने जो वर्क परफॉर्म करके आपको दिया है, जो आप इंफॉर्मेशन दी है, आप उसको एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हो, उसको आप इवेल्युएट करोगे कि यार वो जो जो उसने अजम्पशंस ली थी, जो जो उसने मेथड यूज करे थे वो रिलेवेंट तो है ना, रिलायबल तो है ना, जो जो डॉक्यूमेंट्स जो जो डेटा उसने यूज करा था वो रिलेवेंट तो है ना, कंप्लीट तो है ना, वो सारी चीजें आप इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड जब भी उसका वर्क आप यूज करना चाहते हो एज ए ऑडिट एविडेंस। तो इसके अंदर आता है ऑडिटर शैल इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी है वो तीन तरह से इवेल्युएट कर सकता है। एक तो इवेल्युएट करेगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। वो अंडरस्टैंडिंग लेगा कि यार जो उसने वर्क परफॉर्म करा है उसमें कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड तो लगता था, उसने वो परफॉर्म करा है, सही से नहीं करा, पीआरएल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ, वो सारी चीज चेक करेगा। फिर इवेल्युएट करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। जो भी एक्सपर्ट का वर्क है जिसको आप ऑडिट एविडेंस में यूज करना चाहते हो वो आपके लिए एप्रोप्रिएट तो है ना। एप्रोप्रिएट मतलब क्या हुआ, रिलायबल तो है ना, रिलेवेंट तो है ना आपके लिए, तो वो आप चेक करोगे। तो ये तीनों हमारे इवेल्युएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट आता है इवेल्युएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी। आपको पता लगा कि यार ये कोई वैल्यूएशन का वर्क कराया है मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, बट उसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो कोई बीकॉम वाला बंदा वैल्यूएशन का काम करके चला गया, तो आप उस पर ज्यादा रिलाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। करोगे उसकी सफिशिएंट नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटीज चेक करोगे, कॉम्पिटेंस चेक करोगे, तो उसके रिगार्डिंग आप वो चीजें चेक कैसे कर सकते हो। आपका उसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आपने पहले पिछले ईयर भी आपने उसके साथ काम करा था, तो आपको पता लगा यार वो बायस वर्क नहीं देता, वो एक्यूरेट वर्क देता है, उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, तो वहां पे आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप उस एक्सपर्ट से डिस्कस करके पता कर सकते हो कि यार उसने जो वर्क परफॉर्म करा है उसके कॉम्पिटेंस पता चल जाएगी, आपको कैपेबिलिटीज पता चल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी अदर पर्सन से कॉन्टेक्ट करो जो उसके वर्क से फेमिलियर है, तो डिस्कस विद अदर्स हु इज फेमिलियर विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट वर्क, वो आप चेक करोगे।
की नॉलेज चेक करो, जो वैल्यूएशन का वर्क परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, वो एक्चुअल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना। अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा तो आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि यार वहां पे एक्यूरेसी होने की चांसेस है। अगर बीकॉम वाला होगा तो आपको लगेगा कि यार इसने तो ऐसे ही बना दिए होंगे, उसको आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी कम होगी। तो नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स, क्वालिफिकेशन और एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, ये सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे जब भी आप इवेल्युएट करोगे कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज को। ऑब्जेक्टिविटी की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। ऑब्जेक्टिविटी में आपको देखना पड़ेगा यार वो इंडिपेंडेंट तो था ना, वो बायस तो नहीं था, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा ऑडिटर, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क, ये मैंने आपको बता ही चुका। नेक्स्ट आता है इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। यहां पे आप क्या चेक कर रहे हो, रिलेवेंस। जो मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएटनेस के दो पार्ट होते हैं, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी और रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस, ये तीन चीजें आप यहां पे चेक करोगे तो आप अपने हिसाब से देखोगे कि यार जो इंफॉर्मेशन उसने प्रोड्यूस करी है, जो आप एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करने चाहते हो, वो आपके लिए कितनी रिलायबल है। जो उसने मेथड यूज करे हैं, जो उसने अजम्पशंस यूज करी है, वो रिलायबल है या नहीं है। जो डेटा यूज करा है वो रिलायबल है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप इवेल्युएट करोगे। रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, ये आप इवेल्युएट करोगे। सेकंड, एक्सपर्ट का वर्क में अगर अजम्पशंस और मेथड इन्वॉल्व है तो जो अजम्पशंस और मेथड यूज करे एक्सपर्ट ने, वो रिलीवेंस कितना है, उसका रीजनेबलनेस कितनी है, वो आप इवेल्युएट करोगे। साथ साथ आप ही देखोगे एक्सपर्ट के वर्क में कोई सोर्स डेटा इन्वॉल्व है, कोई उसने डेटा यूज करा है, तो वहां पे आप चेक करोगे कि वो रिलेवेंट एंड कंप्लीटनेस कितना है वो डेटा। तो ये तीन चीजें आप इवेल्युएट करोगे। स्टार्टिंग से देखते हैं, जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करोगे तो आप तीन चीजें चेक करोगे। इवेल्युएट करोगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर ऑब्टेन करोगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्क, जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क होगा उसको ऑब्टेन करोगे, उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग। फिर थर्ड, इवेल्युएट करोगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क यूज एज ए ऑडिट एविडेंस। तो ये तीन चीजें करोगे। जब भी हम कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज की बात आती है तो वहां पे आप पर्सनल एक्सपीरियंस देखोगे, आपने उसके साथ प्रीवियस वर्क करा है तो उसका एक्सपीरियंस से आपको आइडिया लग जाएगा, या एक्सपर्ट से डायरेक्ट डिस्कस कर लो, या फिर किसी अदर से डिस्कस कर लो जो फैमिलियर है उसके वर्क से, या फिर आप उसकी नॉलेज क्वालिफिकेशन चेक कर लो, वहां से उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज पता चल जाएगी। फिर आता है इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट वर्क। वहां पे आप क्या चीजें चेक करोगे, रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस। मेनली रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस किसका, जो उसकी फाइंडिंग्स है, जो उसके कंक्लूजन है उसका। सेकंड, उसने कोई अजम्पशंस यूज करे हैं, उसने कोई मेथड यूज करा है, तो रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सच अजम्पशंस एंड मेथड। अगर उसने कोई सोर्स डेटा यूज करा है तो उसके रिगार्डिंग रिलीवेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ सोर्स डेटा। सारी चीजें आप इवेल्युएट करोगे जिससे उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आप रिलाई कर पाओ। तो ये सारी चीजें इवेल्युएट करोगे। जब बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की, जब ऑडिटर इवेल्युएट कैसे करेगा कि यार मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट है या नहीं है, उसको इवेल्युएट करने के लिए वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ भी और एक्सपर्ट के साथ भी। दोनों से डिस्कस करके इंक्वायरी करेगा कि यार तुम्हारी कोई ऐसी रिलेशनशिप तो नहीं है, एक्सपर्ट के साथ मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा और सेम चीज वो एक्सपर्ट से डिस्कस करेगा। कहीं से उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई कि यार इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो वो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी उसकी ऑडिटर की। तो वही चीज चेक करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, एक्सपर्ट के साथ, एनी इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट में क्रिएट थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई थ्रेट आ भी रहा है तो आपने क्या सेफगार्ड लगाए वो आप बताओ मुझे, आपके सेफगार्ड्स भी बताओ, तो वहां से वो ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट कर लेगा। फिर आता है मैटर दैट अफेक्ट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर में क्या इफेक्ट आएगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट में। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहता है तो वहां पे क्या इफेक्ट आ सकता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर के। तो ये सर कैसे इफेक्ट आ सकता है। अब एक बात बताओ, अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना चाहते हो तो आप देखोगे यार आप उसके अलावा कितने प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उसके अलावा कितने इन डेप्थ चेकिंग परफॉर्म करोगे, तो वो सारे आपके प्रोसीजर पर डिपेंड कर जाएंगे कि आपके प्रोसीजर कितने डिटेल होंगे उसके बाद भी। तो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितने हैं। अगर आपको पता है यार मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो वर्क परफॉर्म करा है उसमें हाई रिस्क है, तो आप अलग से भी ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको वो चीज मैच भी करनी होगी जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो सही भी है नहीं है। अगर उसमें अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल है कि आप अल्टरनेटिव सोर्स से भी एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, तो अल्टरनेटिव सोर्स पे आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और मैच करोगे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो एक्चुअली में मैच करती नहीं करती। फिर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट देखोगे। फिर ऑडिटर का प्रायर एक्सपीरियंस क्या था। अगर आपको लगता है यार प्रायर एक्सपीरियंस में वो बायस नहीं था, उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, तो आप उस पर ज्यादा रिलाई कर लोगे और आप खुद के प्रोसीजर कम परफॉर्म करोगे। फिर वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। अगर एम्प्लॉय कर रखा है एंटिटी ने तो वहां पर इंडिपेंडेंस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो आपको अलग से भी प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ जाएंगे।
सारे मैटर्स में ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि यार उसके खुद के प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट आएगा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सारे ये मैटर्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड था। इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी के ऊपर आपको डाउट है कि यार मैनेजमेंट से जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं उस पर डाउट हो रहा है आपको, तो उन केसेस में क्या करें, आपको रिलायबिलिटी पे डाउट है, जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड करी है उसके ऊपर डाउट आ रहा है कि वो कंप्लीटनेस नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तो उस केस में ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट मे बी नेसेसरी टू परफॉर्म। अगर आपको डाउट आता है रिलायबिलिटी के ऊपर तो आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव की बात नहीं है, यहां पे एडिशन की बात है, क्योंकि आपने प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, फिर आपको उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है तो आप अलग से और प्रोसीजर परफॉर्म करो, एडिशनल और प्रोसीजर परफॉर्म करो दैट आर नेसेसरी टू रिजोल्व दैट मैटर। आपको ध्यान रखना है, और जैसे आपने वो मैटर को रिजोल्व करा, आपने कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करा, उसको भी डॉक्यूमेंट करो, आपने ऑडिटर ने वो मैटर को कैसे एड्रेस करा है, और उसको भी ये भी चेक करो कि अदर एस्पेक्ट्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे। सर ये अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे कैसे इफेक्ट आएगा, मैं आपको बताऊं, आपको रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है एआर की, कि यार एआर के रिगार्डिंग जो भी डेटा प्रोवाइड करा है उसके ऊपर रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है, साथ साथ उसका क्या होगा, फिर आपको रिवेन्यू पे भी डाउट आ जाएगा कि यार कहीं रिवेन्यू रिकॉग्निशन में भी कोई फ्रॉड नहीं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं रिवेन्यू रिकॉग्निशन में भी, तो एआर के थ्रू आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन पे भी डाउट आ सकता है, फिर आपको ऐसे 240 भी देखना पड़ जाएगा कि यार कहीं फ्रॉड तो नहीं, तो यहां पे अदर एक्सपेक्ट ऑफ ऑडिट भी देखना पड़ रहा है आपको। अगर आपको एक जगह आपको डाउट हुआ रिलायबिलिटी पे तो आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर भी चेक करने पड़ जाएंगे, अदर ऑडिट मैटर्स भी चेक करने पड़ जाएंगे कि वहां पे भी तो डाउट नहीं है, वहां पे भी तो आप रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पे इसलिए अदर एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारे मैटर्स थे अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड, और ये रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड मैटर था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कंप्लीट करा जिसमें हमने रिलायबिलिटी देखा, उसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं, इवैल्यूएट करेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एंड थर्ड इवैल्यूएट करेंगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ये तीन चीजें परफॉर्म करेंगे, और जब भी ऑब्जेक्टिविटी की बात आएगी तो आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ और उसके साथ साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ, दोनों के साथ डिस्कस करोगे, कोई इंटरेस्ट कोई रिलेशनशिप तो नहीं जो थ्रेट क्रिएट करे ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, और जो जो सेफगार्ड्स लगाए थे वो डिस्कस करोगे। सारे पॉइंट थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड। फिर बात आती है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आप ये सारे मेथड यूज कर सकते हो, ये सारे प्रोसीजर्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे ऐसे 520 में, और इसकी डिटेल वहीं पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। जो भी आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, बड़े लेवल पे देखते हो, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जिससे आपको रेड फ्लैग मिल जाते हैं कि यार रेड फ्लैग मिल जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, तो वो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, कि आपको पता है यार ये होटल में ऑक्यूपेंसी रेट 50% है और यहाँ पे 200 रूम है, यहाँ पे आइडिया लगा लिया कि 100 रूम तो ऑक्यूपाई रहते ही होंगे, 100 रूम के हिसाब से आपने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया, तो आपने बड़े लेवल पे सोचा और बड़े लेवल पे मैच करके देख रहे हो कि ये रेवेन्यू इसके आसपास है या नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 505 में डिस्कस करते ही हैं, जो हम अकाउंट रिसीवेबल से, अकाउंट पेबल से या किसी अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, वो सारे हमारे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जाएगा। फिर इंस्पेक्शन क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, वो हमारा इंस्पेक्शन होता है। फिर इंक्वायरी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो, इंक्वायरी किसी से इंक्वायरी करके, आप इंक्वायरी किससे कर सकते हो, जिसके नॉलेजेबल पर्सन से ओनली, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन से, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है, जो आपको लगता है कि यार वो बंदा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है, तो आप उससे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड लेते हो तो उसको कहते हैं इंक्वायरी। विद इन और आउटसाइड एंटिटी, किसी से भी हो सकता है। इट में रेंज फ्रॉम द फॉर्मल रिटन इंक्वायरी टू द इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी, कैसे भी इंक्वायरी हो सकती है। थ्रू आउट द ऑडिट परफॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, थ्रू आउट द ऑडिट परफॉर्म हो रहा है। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में परफॉर्म करते थे, हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं जो मैनेजमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि वहीं से आपको देख के पता लग रहा हो कि यार यहाँ पे मैनेजमेंट गलती कर सकती है, इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे। फिर आता है रीपरफॉर्मेंस एंड रीकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस मींस क्या होता है कि आप वापस परफॉर्म कर रहे हो वो प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है, आप अपने तरीके से परफॉर्म करके देख रहे हो कि यार आपको मिसस्टेटमेंट तो नहीं मिल रही, वो रीपरफॉर्मेंस हो जाता है। रिकैलकुलेशन होता है कि आप वापस कैलकुलेट कर रहे हो कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, कि आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा हुआ एक्यूरेट कैलकुलेट करा नहीं करा, उसके रिगार्डिंग उसको रिकैलकुलेशन बोलते हैं। तो ये सारे मेथड होते हैं हमारे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के रिगार्डिंग।
क्या क्या आया, ए से हमारा आया एनालिटिकल प्रोसीजर, ई से आया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, फिर आई से आया इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, फिर ओ से आया ऑब्जर्वेशन एंड आर से आया रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशन। ए ई आई ओ आर हमारे वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ऐसे यहाँ पे ए ई आई ओ आर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे मेथड होते हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के रिगार्डिंग। तो ये पूरा हमारा ऐसे 500 था। इसमें आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अंडरस्टैंडिंग लो, साथ में मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको लर्न कर लो, सफिशिएंट है। फिर हम मूव करते हैं एसए 501 पे, ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग स्पेशल कंसिडरेशन फॉर द सेलेक्टेड आइटम्स। हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं कोई सेलेक्टेड आइटम्स के रिगार्डिंग, वो कवर होते हैं एसए 501। सेलेक्टेड आइटम्स में क्या क्या कवर होते हैं, एक तो आएगा हमारा इन्वेंट्री, नेक्स्ट आएगा लिटिगेशन एंड क्लेम, लिटिगेशन एंड क्लेम, फिर एक आता है हमारा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन तीनों के रिगार्डिंग जो भी आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे वो सारे एसए 501 में बताया गया है, वो कैसे ऑब्टेन करना है, क्या क्या प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है। इन तीनों की ही बात होती है, इसके अलावा कोई और मैटर्स की बात नहीं होती, ओनली इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक कंसिडरेशन। ये स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मींस क्या है, इन्वेंट्री की रिगार्डिंग आप सिर्फ चेक करोगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, इसके अलावा आप और चीजें चेक नहीं करोगे। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करोगे, इन्वेंट्री की एग्जिस्ट करती है और उसकी कंडीशन कैसी है। लिटिगेशंस के लिए आप चेक करोगे कंप्लीटनेस, कि यार लिटिगेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट तो है ना, जो भी कंप्लीट प्रोवाइड करी है नहीं करी। फिर आता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, यहां पे आप देखोगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये हमारे स्पेसिफिक कंसिडरेशन है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस, कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये स्पेसिफिक कंसिडरेशंस है किसके रिगार्डिंग, सेलेक्टेड आइटम्स के रिगार्डिंग। वो हमारे इन्वेंट्री हो गया, हमारे लिटिगेशन एंड क्लेम हो गया, सेगमेंट इंफॉर्मेशन हो गया। इसके रिगार्डिंग बात करता है एसए 501, आपको कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है और क्या क्या चीजें वो हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसकी इन तीनों की बात करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात है, वहां पे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस देखेंगे, तो देखेंगे ओनली एंड ओनली मटेरियल इन्वेंट्री। सर इमटेरियल उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसे 501 में ओनली एंड ओनली मटेरियल की बात होगी, इमटेरियल की बात नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कैसे ऑब्टेन करेगा और किस चीज के रिगार्डिंग ऑब्टेन करेगा, रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री, उसके रिगार्डिंग ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके अंदर ये दो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एक तो अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, जो मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट करती है ईयर एंड पे, उस पे अटेंड करेगा अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। और सेकंड परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर किस पे, जो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, मैनेजमेंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है, फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, उससे मैच करेगा। जो आपने अटेंड करी थी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, उसमें आपको एक्चुअल इन्वेंट्री पता चली होगी कि मैनेजमेंट के पास कितनी इन्वेंट्री है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है उसके अंदर जो इन्वेंट्री डिटेल्स है, दोनों को मैच करेगा कि दोनों मैच करती नहीं करती, उसके रिगार्डिंग और रिजल्ट्स को मैच करेगा कि वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती नहीं करती जो हमारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में उससे। तो ये दो प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग इन्वेंट्री। इसके अंदर क्या कहता है, अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, और दूसरा परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, माइंड वेदर इट इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग विद द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट और नॉट। ये दो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब बात है अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। यहां पे अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो आप अटेंड नहीं करोगे, अदरवाइज आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसके अंदर आप जाके क्या करोगे, अटेंड करते टाइम ऐसे तो है नहीं बस खड़े हो हाँ भाई मैं अटेंड करने आ गया, ऐसा तो करोगे नहीं ना। उसमें जाके आप चीजें परफॉर्म करोगे, क्या क्या करोगे, आप इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, कि मैनेजमेंट कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कैसे इन्वेंट्री को काउंट कर रही है, वो सारी चीजें आप इवेल्युएट करोगे। फिर इंस्पेक्ट करोगे इन्वेंट्री को, इंस्पेक्ट करोगे कि यार वो प्रॉपर स्टेज में क्लासिफाइड हुए, वर्किंग प्रोग्रेस को, रॉ मटेरियल को प्रॉपरली क्लासिफाई करा नहीं करा, साथ में जो इन्वेंट्री डैमेज थी उसको अलग से कंसीडर करा है, कैसे कंसीडर करा है, वो सारी चीजें आप इंस्पेक्ट करोगे। फिर ऑब्जर्व करोगे द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसेस, जो मैनेजमेंट काउंटिंग कर रही है उसको ऑब्जर्व करोगे कि मैनेजमेंट सही से काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही, वो आप चीजें देखोगे। फिर परफॉर्म करोगे टेस्ट काउंट, कि आप सैंपल बेसिस पे चेक करोगे कि यार सही में लाइक आपके 15 इन्वेंट्री है, उसमें 2-4 इन्वेंट्री आपने निकाली और उसको चेक करो कि सही में वो इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसके पार्ट्स अवेलेबल है नहीं है, वो चीजें आप यहाँ पे चेक करोगे।
तो हम नॉर्मली इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? अगर इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री। उसके अंदर क्या आएगा? अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अटेंड कैसे करेगा? एक तो इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, करेगा इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को, फिर ऑब्जर्व करेगा जो मैनेजमेंट के काउंटिंग प्रोसीजर है उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट। तो चीज होगी जब वो अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। उसके साथ साथ एक प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जो एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है वो एक्चुअली में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, किससे? जो एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट करी थी उससे, वो चेक करेगा। तो ये दोनों चीजें प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग इन्वेंट्री। इसके अंदर काफी सिनेरियोज आते हैं कि ऑडिटर अवेलेबल नहीं हो पाया उस दिन जहां पे इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा था, या मैनेजमेंट ने किसी और दिन परफॉर्म करी, तो उन सारी चीजों में क्या क्या होगा। बट इससे पहले आता है प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ इन्वेंट्री। जब भी आप प्लान कर रहे हो अटेंड करने का इन्वेंट्री, तो आपको कौन कौन से मैटर को ध्यान रखना पड़ेगा? नेचर क्या है इन्वेंट्री का, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोकेशन क्या है, उस बेस पर आप प्लानिंग करोगे। टाइमिंग क्या है, आप वो चेक करोगे। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितनी है इन्वेंट्री में, वो आप चेक करोगे। तो उसके बेस पर आप प्लानिंग करोगे अटेंडिंग द इन्वेंट्री। ये तो पॉइंट हो गए बेसिक की। अब बात आते हैं अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट देना। अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किसी और दिन परफॉर्म करी है, मैनेजमेंट ने 31 मार्च को फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होना था, मैनेजमेंट करिए 15 ऑफ अप्रैल को इन्वेंट्री काउंट, तो क्या हुआ? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको 31 मार्च को करना था, आपने करा 15 अप्रैल को। तो उस केस में ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? यहां मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट की बात हो रही है, ऑडिटर की बात नहीं हो रही। तो ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? ऑडिटर शेल आल्सो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर शेल आल्सो परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। अलग से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। जो ऊपर अटेंड करने का था वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आपने 15 ऑफ अप्रैल को आपने क्या करा? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करी मैनेजमेंट ने, तो 15 अप्रैल को तो वहां जाके अटेंड करेगा और वो ऊपर वाले प्रोसीजर तो परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ एक और चीज देखेगा और ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग वेदर चेंज इन इन्वेंट्री। जो इन दोनों डेट के बीच में चेंज हुई है ना, इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, परचेज हुई है, उसके रिगार्डिंग चेक करेगा कि वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई। चेंज इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट विच इज 15 ऑफ अप्रैल एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज 31 मार्च। इन दोनों के बीच में अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ इन्वेंट्री, वो चेक करेगा। अलग से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जब भी कोई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो आपको ये प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अंदर आता है कि वेदर परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड और नॉट, वो आप चेक करोगे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं आपके जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होता है जब भी परचेज होता है, सेल होता है, जो जो चेंजेस होते हैं इन्वेंट्री में वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुए, प्रॉपर एडजस्ट हुए नहीं हुए, वो चेक करोगे। और फिर आप रिलायबिलिटी देखोगे, जो भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है उसकी रिलायबिलिटी चेक करोगे कि आप उसके ऊपर रिलायबल हो, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो नहीं कर सकते, वो चेक करोगे। फिर रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना है कि आपके यार 15 अप्रैल को हमने अटेंड करी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, वहां पे आ रहा है कि आपके पास 200 रुपीज की इन्वेंट्री है, बट आपके परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में है 100 रुपीज की इन्वेंट्री, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता करना पड़ेगा। यार इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने रिकॉर्ड कर ली सेल अपने अकाउंट्स में, तो आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, बट एक्चुअल में वो वेयर हाउस से डिस्पैच अभी हुई नहीं है, तो वेयर हाउस में एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट में शो कर रही है, तो वो डिफरेंस आ सकता है। तो आपको रीजन लेने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस के, कि यार एक्चुअल में कोई रीजनेबल डिफरेंस है, या फिर आपको कोई लगता है कि यार मैनेजमेंट ने कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, तो उसके रिगार्डिंग आप रीजंस लोगे। आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करती है मैनेजमेंट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर अदर प्रोसीजर भी परफॉर्म करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो देखेगा कि चेंज इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, उसके रिगार्डिंग मैटर्स कौन कौन से देखेगा? वेदर परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, रिलायबिलिटी ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड और रीजंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस, वो तीनों चीज चेक करेगा। यहाँ पे एक और केस आ सकता है कि मैनेजमेंट तो 31 अप्रैल मार्च को ही अपनी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट कर रही है, बट वहां पे क्या हुआ? ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है। तो सर ऐसा केस हो सकता है कि उस दिन ऑडिटर अवेलेबल ना हो? हाँ हो सकता है, ऑडिटर गिल्टी नहीं होगा, ऑडिटर जरूरी थोड़ी मैनेजमेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, चाहे वो 31 मार्च को मैनेजमेंट कर रही हो, चाहे 15 अप्रैल को कर रही हो, बट उस टाइम ऑडिटर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो उस केस में ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? क्योंकि ऑडिटर तो अवेलेबल नहीं, मैनेजमेंट ने तो अपनी इन्वेंट्री काउंट कर ली, बट उस टाइम ऑडिटर अवेलेबल नहीं था, तो ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा?
ऑडिटर शैल मेक ऑब्जर्व फिजिकल काउंट ऑन अल्टरनेटिव डेट। ऑडिटर फिर खुद का फिजिकल काउंट करेगा किसी और दिन, जब भी ऑडिटर अवेलेबल होगा उस दिन जाके ऑडिटर क्या करेगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करेगा एंड डेट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो ये फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के साथ साथ? करेगा चेंज इन इन्वेंट्री। जैसे मैनेजमेंट ने तो 31 मार्च को ही कर लिया फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ऑडिटर आया 12 अप्रैल को करने। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा तो वो ऑडिटर देखेगा चेंज इन इन्वेंट्री एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई बिटवीन द पीरियड एंड डेट विच इज 31 मार्च एंड फिजिकल काउंट डेट विच इज 12 ऑफ अप्रैल। इन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस है वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुए नहीं हुए, अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुए नहीं हुए। फिर साथ साथ एंश्योर करेगा प्रॉपर कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करा है मैनेजमेंट ने, जो भी 31 मार्च तक की इन्वेंट्री थी वो प्रीवियस ईयर में ही रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद की इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुई है, वो प्रॉपर कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करा है नहीं करा वो चेक करेगा एंड एक ऑब्टेन करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ऑन द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। चार चीजें परफॉर्म करेगा। पहले तो खुद आएगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म करेगा कोई अल्टरनेटिव डेट पे, जब भी वो आता है जैसे 12 अप्रैल पे आया था तो उस दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट खुद परफॉर्म करेगा। फिर अलग से प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेगा, चेक करेगा जो भी चेंज इन इन्वेंट्री है फिजिकल काउंट एंड द पीरियड एंड डेट दोनों करेक्टली रिकॉर्ड हुए नहीं हुए वो चेक करेगा। फिर अप्रोप्रिएटली कट ऑफ प्रोसीजर यूज हुआ है नहीं हुआ वो चेक करेगा। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि तुमने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड करी है नहीं करी, उसके रिगार्डिंग वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। तो इन केस जब ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाता फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जब मैनेजमेंट कर रही है तो उस टाइम में ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। फिर एक केस और आ जाता है कि ऑडिटर अटेंड ही नहीं कर सकता वो फिजिकल इन्वेंट्री, आप वो वहां पे जाके चेक ही नहीं कर सकते। तो बात छोड़ो कि आप उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, आप अटेंड ही नहीं कर पा रहे ड्यू टू नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। आपको ड्यू टू नेचर ऐसी इन्वेंट्री की वो ऑडिटर के ऊपर खतरा हो सकता है, ऑडिटर के लाइफ के ऊपर खतरा हो सकता है, इसलिए ऑडिटर अटेंड नहीं कर सकता। या लोकेशन ऐसी है जहां पे ऑडिटर जाके अटेंड नहीं कर सकता। अभी एलए में फायर चल रही है तो वहां पे इन्वेंट्री है तो ऑडिटर खुद को खतरे में डाल के वहां पे इन्वेंट्री वेरीफाई करने जाएगा नहीं कि यार ऐसे 501 का प्रोसीजर है मुझे तो परफॉर्म करके आना पड़ेगा नहीं तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे लोकेशन ऐसी है जहां पे ऑडिटर नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। What if auditor attending the physical inventory count is impracticable? Attendance of physical inventory count is impracticable. उसके लिए अगर impracticable हो जाता है तो ऑडिटर क्या करेगा, वहां से तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर नहीं पा रहा। तो उस केस में ऑडिट एविडेंस कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इन ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, क्योंकि वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर पाया, अटेंड ही नहीं कर पाया, तो उस केस में अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और वहां से ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री पूरे ऐसे में बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री, उसी की ही बात चलेगी, वो भी मटेरियल इन्वेंट्री की, नॉन मटेरियल इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही, आपको ध्यान रखना है। ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, जब भी ऑडिटर इम्प्रैक्टिकेबल है ऑडिटर के लिए टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट तो उस केस में अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिटर एंड वहां से ऑब्टेन करेगा। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकता है कि वो इन्वेंट्री 15 दिन बाद सोल्ड हुई तो उसके सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट देखेगा, सेल डॉक्यूमेंट दिखाओ। आपने वो इन्वेंट्री परचेज भी करी होगी तो उसके रिगार्डिंग परचेज डॉक्यूमेंट चेक करेगा, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं और हम बात करें इन्वेंट्री मटेरियल है तो उस केस में ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। शैल मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 5705, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या क्या चेक कर सकता है। बट आपको SA 200 की एक लाइन ध्यान रखनी है, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट प्रोसीजर व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव। आपको पता है कि कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर ही नहीं है उस चीज का तो आप वहां पे डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट का बहाना नहीं लगा सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। ये SA 200 का पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट हमने इन्वेंट्री के रिगार्डिंग देखे। इसके अंदर एक और पॉइंट आ सकता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में, तो आप क्या करोगे, तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि जब इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, थर्ड पार्टी के कस्टडी में, तो उसके रिगार्डिंग बोला है कि आप एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के रिगार्डिंग ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकते हो यार मुझे बता दो कि क्वांटिटी कितनी है, कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, दोनों चीज के रिगार्डिंग आप कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी के थ्रू। और ये हमारा क्या हो जाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हो कि यार अब बता दो कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैसी है और क्वांटिटी कितनी है। और फिर उसके साथ साथ आप परफॉर्म कर सकते हो इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हो? प्रोसीजर कौन कौन से? ये तीनों अदर ऑडिट प्रोसीजर कि आप खुद जाके अटेंड कर सकते हो या किसी और ऑडिटर को अटेंड करा सकते हो, जो भी थर्ड पार्टी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है उसको करा सकते हो। फिर इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट, जो भी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग आपने इन्वेंट्री उसको दी है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। और रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन रिगार्डिंग कि वो इन्वेंट्री एज ए प्लेस तो नहीं है, कोलेट्रल तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट सर अगर मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट हो, इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो उस केस में आप रिक्वेस्ट करोगे कंफर्मेशन, उससे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट है। तो उस केस में आप ये तीनों और प्रोसीजर परफॉर्म कर दोगे वापस, कि अटेंड करोगे, इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट और कोलेटरल के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन। तो ये तीन प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, उस टाइम आप ओनली एंड ओनली कंफर्मेशन पे रिलाई नहीं करोगे जब भी आपको डाउट हो इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग थर्ड पार्टी की। तो यहां पे हमने इन्वेंट्री पूरा कंप्लीट करा। इन्वेंट्री के हमने बेसिक प्रोसीजर क्या देखा था कि अटेंड करो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे कि इवैल्यूएट करोगे मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस को, इंस्पेक्ट करोगे जो मैनेजमेंट की इन्वेंट्रीज है उसको इंस्पेक्ट करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे मैनेजमेंट काउंटिंग प्रोसेस को और परफॉर्म करोगे टेस्ट काउंट को। उसके साथ साथ एक और प्रोसीजर था, परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड। वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है ना, जो एक्चुअली इन्वेंट्री जो आपने काउंट करी उसमें जो इन्वेंट्री उससे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है नहीं करती, वो आप चेक करोगे। फिर काफी सिनेरियोज आए कि अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्री काउंट हुई है, तो उस केस में ऑडिट प्रोसीजर चेक करेगा कि जो चेंज इन इन्वेंट्री हुई है बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे दोनों में रिकॉर्ड हुआ है प्रॉपर नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग आप परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड विच इज पीआईआर के रिकॉर्ड को चेक करोगे, रिलायबिलिटी चेक करोगे पीआईआर के रिगार्डिंग। ऑडिटर अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा भाई, वो किसी दिन आएगा तो किसी दिन आके वो खुद फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म करेगा। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के साथ साथ कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जो भी चेंज है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो ऑडिटर ने परफॉर्म की है, साथ साथ पीरियड एंड डेट विच इज 31 मार्च, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है चेंज इन इन्वेंट्री का, वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ वो चेक करेगा और एंश्योर करेगा प्रॉपर कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो हुआ है नहीं हुआ वो चेक करेगा। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट, तू मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, तूने मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। फिर एक और केस आ सकता है कि ऑडिटर के लिए इम्प्रैक्टिकेबल अटेंड करना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तो उस केस में ऑडिटर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और वहां से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा तो उस केस में वो मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। फिर अगर एक और केस आ जाता है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल या कस्टडी में इन्वेंट्री, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो थर्ड पार्टी से कि यार आप मुझे बता दो कि क्वांटिटी कितनी है एंड कंडीशंस क्या है इन्वेंट्री की। बट जब इंटीग्रिटी पे बात आ जाती है तो आप रिक्वेस्ट खाली रिक्वेस्ट नहीं करोगे, उसके साथ साथ आप क्या करोगे, अटेंड करोगे या किसी और ऑडिटर को भेज दोगे थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए। आप इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट जो भी थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग है और आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कंफर्मेशन कि वो कोलेटरल और कोई प्लेज में तो नहीं है वो इन्वेंट्री, उसके रिगार्डिंग बात करोगे। तो ये तो सारा था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो इन्वेंट्री की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, लिटिगेशन एंड क्लेम। इसकी हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली कंप्लीटनेस की बात करेंगे, लिटिगेशन एंड क्लेम। वहां पे ऑडिटर सेल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, तो ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जहां पे इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। आप उनसे इंक्वायरी करोगे, कोई ऐसा लिटिगेशन एंड क्लेम तो नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं करा हुआ, तो आप चीजें चेक करोगे, रिव्यू करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्योंकि आपको मीटिंग से पता लगेगा कि यार टीसीडब्ल्यूजी ने कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग करी हो तो वहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए लिटिगेशन एंड क्लेम की, तो आप रिव्यू करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। और लीगल एक्सपेंस अकाउंट को आप रिव्यू करोगे, वहां पे आपको एक्सपेंस से पता लग जाएगा किस किस चीज के एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन करेगा एंड परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग आइडेंटिफाई द लिटिगेशंस एंड क्लेम। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एक तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से और अदर से विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। सेकंड, मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू करेगा बिटवीन टीसीडब्ल्यूजी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ये तो थे प्रोसीजर नॉर्मली। अगर ऑडिटर को लगता है कि यार लिटिगेशन एंड क्लेम में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, तो उस केस में ऑडिटर चाहता है कि मैं कम्युनिकेट करूं डायरेक्ट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को लगता है यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है और वो कम्युनिकेट करना चाहता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो ऑडिटर कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। बट आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप इंक्वायरी करोगे, लेटर के थ्रू इंक्वायरी करोगे,
उस वो प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेजमेंट। वो प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेजमेंट। बट सेंड कौन करेगा? ऑडिटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंक्वायरी करोगे थ्रू लेटर, किससे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो वो प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेजमेंट। बट सेंड कौन करेगा? ऑडिटर। और उसमें ऑडिटर बोलेगा कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट मुझसे करो, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से रिक्वेस्ट करेगा, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर। बट सर अगर जो एडवोकेट है सामने वाला, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, उसकी प्रोफेशनल बॉडी ने उसको मना कर रखा है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते ऑडिटर से, तो भाई वो तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? उस केस में अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जब वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। तो हमारे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। बट सर ऐसा भी केस हो सकता है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से उसको ऑब्टेन ही नहीं हुआ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर मैनेजमेंट ने ही उसको कम्युनिकेट करने से रोक दिया कि आप कम्युनिकेट मत करो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, उसको परमिशन ही नहीं दी, या फिर आपने अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑब्टेन नहीं कर पा रहे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। और ये बात चल रही है हमारी किसकी? मटेरियल की, मटेरियल लिटिगेशन एंड क्लेम। आपको लगता है मटेरियल है तो उस केस में आप मॉडिफाई कर दोगे ओपिनियन। अगर आपको लगता है यार छोटा मोटा क्लेम है तो आप उसको छोड़ दोगे, आप अपनी रिपोर्ट में लिख दोगे, बस मॉडिफाई नहीं करोगे ओपिनियन को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है और आप ऑब्टेन नहीं कर पाते सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में आप मॉडिफाई कर दोगे ओपिनियन। ये तो था पूरा लिटिगेशन एंड क्लेम से। फिर आता है हमारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज के रिगार्डिंग देखना है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये दो चीजों के रिगार्डिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देखना है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, तो एग्जाम्पल को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर? उसको ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग। कौन सा मेथड यूज करा है मैनेजमेंट ने कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसका कौन सा मेथड यूज कर रहा है मैनेजमेंट ने, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। फिर परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। फिर ये हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ऑडिटर। तो ये दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग, सेकंड परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये दो प्रोसीजर, और ये एग्जांपल को आप रीड जो नॉर्मल है आप कर लोगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे ऐसे 501 के रिगार्डिंग, जहां पे हमने इन्वेंट्री की बात करी। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग हमने काफी सिनेरियोज देखे। फिर हमारे लिटिगेशन एंड क्लेम, वहां पे ऑडिटर क्या करता है? इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल और अदर्स विद इन द एंटिटी, रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट। फिर अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है डायरेक्टली किससे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो वो कम्युनिकेट कर सकता है जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। बट वो प्रिपेयर कर कौन करेगा? लेटर, मैनेजमेंट। वो सेंड कौन करेगा? ऑडिटर। रिक्वेस्ट कर सकता है कि डायरेक्टली ऑडिटर से कम्युनिकेट करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है या वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म भी करने के बाद भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं कर पाता, तो उस केस में आप कर दोगे मॉडिफाई ओपिनियन। फिर आता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, वहां पे हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। वहां पे दो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एक तो ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग, कौन सा मेथड मैनेजमेंट ने यूज करा है टू ऑब्टेन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, और प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिगार्डिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। यहां पे हमने SA 501 को करा कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टू SA 505। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जब भी ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेता है, जो हमने जस्ट ऊपर देखा थर्ड पार्टी कौन, जब आप इन्वेंट्री की बात कर रहे थे तो थर्ड पार्टी के कस्टडी में इन्वेंट्री थी, उससे कंफर्मेशन ली, तो वहां पे भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गई। जब भी आप अकाउंट रिसीवेबल से कंफर्मेशन लेते हो, उसके बैलेंसेस के रिगार्डिंग, अकाउंट्स पेबल से लेते हो, या किसी भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेते हो, तो वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसके रिगार्डिंग बात करता है SA 505। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेंगे, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रिप्लाई आया नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, और रिप्लाई आया तो उसके ऊपर डाउट हुआ ऑडिटर को रिलायबिलिटी के ऊपर, तो क्या करेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन में। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी चीजें बात करेंगे हम SA 505 में। इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कम है और लर्निंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, इसको तो हम थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे। दिस ऐसे डील विद द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है? रिटर्न रेस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो हमारा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके अंदर एक बात आएगी एक्सेप्शन, एक पॉइंट आएगा एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या होता है? आपने इंफॉर्मेशन मांगी किसी अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल से कि आप मुझे इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, बट अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल ने आपको किसी और चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, दोनों में डिफरेंस है, तो उस टाइम क्या होगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपका कोई अकाउंट पेबल था, सप्लायर था, वो आपको एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था,
साथ साथ इन्वेंट्री भी प्रोवाइड करता था, दोनों चीजें प्रोवाइड करता था। आपने इंफॉर्मेशन मांगी रॉ मटेरियल की, टायर उसने प्रोवाइड करी आपको इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन, तो दोनों में डिफरेंस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्शन। तो आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, ये काफी बेसिक है। आप खुद ऑडिटर हो, आप कैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हो? यार मुझे एआर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, इसके रिगार्डिंग मुझे टॉप 5 बैलेंसेस का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, उसके रिगार्डिंग आप डिजाइन करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एआर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या डिटरमाइन करोगे? इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है उसके रिगार्डिंग आप डिटरमाइन करोगे। सेकंड, सेलेक्ट करोगे एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी की, मुझे टॉप 5 पार्टी का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, वो सेलेक्ट करोगे। फिर डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर डिजाइन के बाद उसको भेजोगे और उसका फॉलो अप लोगे। यही छोटा सा प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, और काफी बेसिक है कि डिटरमाइन करो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वेस्ट करनी है, उससे मांगनी है। सेकंड, आप एप्रोप्रिएट पार्टी को सेलेक्ट करो, फिर डिजाइन करो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और फिर उसको सेंड करो और फॉलो अप ले लो। बट अब यहां पे बात आती है डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसके रिगार्डिंग सर्टेन फैक्टर्स दिए हैं कि किस फैक्टर में आपके कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो आप डिजाइन करते हो वो चेंज हो सकता है टू कंसिडर वाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप डिजाइन करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो उसको रिगार्डिंग आपको ये सारे मैटर देखने पड़ेंगे। क्या क्या? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड, अगर कोई ऐसा हाई रिस्क वाला काम है तो वहां पे आप उससे काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लोगे, तो उस चीज में आपको डिजाइन करोगे जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे असर्शन बीइंग एड्रेस, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स को आप देखोगे जब भी आप डिजाइन करोगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो हमने अभी देखा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होता है, जब आप डिटरमाइन करोगे इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वेस्ट करनी, अप्रोप्रिएट पार्टी को सेलेक्ट करोगे, फिर डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर सेंड करोगे। तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग फैक्टर्स हैं कुछ कि आप कब जब भी डिजाइन करोगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो कौन से फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर एक फैक्टर ये आता है और ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर दैट में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर आर टू बी यूज्ड एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आर टू बी यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड लिख लेना, आर टू बी यूज्ड एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो तो आप उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हो नहीं कर सकते, वो कौन से प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा कि आपको इनके अलावा भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के अलावा भी आपको कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। वो सारे फैक्टर्स ये है, इस पर डिपेंड करेगा कि कंफर्मिंग पार्टी के पास नॉलेज है जिसकी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। अगर उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, उसके पास अच्छी नॉलेज है, उससे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आप उसके अलावा कोई और प्रोसीजर परफॉर्म इतना नहीं करोगे, आप उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर लोगे। और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, अगर आपको पता लगा कि आप जिसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहते हो वो रिलेटिव है मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की और एंटिटी की, या फिर कोई पेरेंट एंटिटी है वो एंटिटी की, तो उस केस में आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाएगा कि यार वो वहां से रेस्पॉन्स लेस रिलायबल होगा, तो आपको उसके अलावा कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उस केस में सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में ओनली एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर नहीं होगा, उस केस में आप कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रेस्पॉन्ड, अगर जो कंफर्मिंग पार्टी है उसको लगता है यार ये टू कॉस्टली हो जाएगा रेस्पॉन्ड करना या टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो उस केस में एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना बेकार है। अगर आपको लगता है कि यार रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हो आप अकाउंट रिसीवेबल से कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी रिप्लाई करना, तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, तो उस केस में भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज नहीं करोगे एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और मे अकाउंट द ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट करेंसी, आपको पता है जो अकाउंट रिसीवेबल है वो यूएस डॉलर में डील करता है और आप करते हो रुपीज में डील, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके रुपीज में है, आपको वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, तो उस केस में डिफरेंस आ जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, तो उस केस में भी आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाओगे इतना कि यार सच में एक्सचेंज डिफरेंस किस चीज का है या फिर सच में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तो उस केस में भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर आप यूज नहीं करोगे एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो किस किस केस में कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करना चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर और नोट। तो उस केस में आपको सबसे पहले देखोगे कि कंफर्मिंग पार्टी के पास नॉलेज है उस मैटर की, अगर है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। चेक करोगे आप कंफर्मिंग पार्टी की कि यार वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस दे सकता है और रिलायबल एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे सकता है नहीं दे सकता। फिर आप देखोगे कि यार एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो भी कंफर्मिंग पार्टी वो रिस्पॉन्ड करेगी नहीं करेगी, कहीं उसको टू कॉस्टली लगे, टाइम कंज्यूमिंग लगे या वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे रिप्लाई करना, तो उस केस में वो सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, तो उस केस में आप यूज मत करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को एज ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, आप यूज मत करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो उस केस में आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज मत करो एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये सारे फैक्टर ध्यान रखने हैं।
फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन जहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक एग्जांपल है जहां पे आपको बैंक बैलेंस को कंफर्म करने के लिए बैंक से आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल से, अकाउंट पेएबल से, या कोई इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जब भी हम इन्वेंट्री के थर्ड पार्टी के पास होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कंफर्मेशन, तो वही बात हो गई यहाँ पे। फिर आप कोई प्रॉपर्टी डीड या इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पार्टी के पास है तो उसकी आप उसके एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कंफर्मेशन। हमारे दो टाइप हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंफर्मेशन। सर ये पॉजिटिव क्या डिफरेंस है और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? कंफर्मेशन ये कहता है कि आप कंफर्म करो एक्सटर्नल कंफर्मिंग पार्टी से, चाहे वो एग्री करे चाहे डिसएग्री करे, फिर भी वो आपको रिप्लाई करे, तो वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? अगर वो डिसएग्री करे तो ही वो आपको रिप्लाई करे, अदरवाइज वो आपको रिप्लाई ना करे, तो उस केस में हो जाता है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन आर रिक्वेस्ट टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्टली टू द ऑडिटर whether confirming party agree or disagree with the information in the request। AR से आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करी कि AR एंटिटी के रिकॉर्ड्स में 5 लाख है तेरा बैलेंस, तू मुझे कंफर्म करके दे कि 5 लाख है या नहीं है। अगर वो एग्री करेगा तो भी रिप्लाई करेगा कि हाँ सर ये 5 लाख ही है, डिसएग्री करेगा कि नहीं सर 5 लाख नहीं 6 लाख है, तो वो फिर भी रिप्लाई करेगा, तो उस केस में क्या हुआ? पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगर ऐसा हो जाए कि यार AR 5 लाख है और अगर तू इससे डिसएग्री करता है तो ही रिप्लाई कर, अगर तेरा 5 लाख नहीं है तो रिप्लाई कर, अगर AR को लगेगा कि यार मेरा 5 लाख है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव कंफर्मेशन। ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री करती है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी, जो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ही वो रिप्लाई करे, तो वो होता है हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन। अब आप खुद बताओ कि पॉजिटिव कंफर्मेशन में आप ज्यादा रिलाई कर पाओगे, नेगेटिव कंफर्मेशन पे ज्यादा रिलाई कर पाओगे? पॉजिटिव कंफर्मेशन पे, क्योंकि वहां मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है, यहां पे लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है नेगेटिव में। क्यों सर? नेगेटिव में जरूरी थोड़ी है आपको, अगर सामने से रिप्लाई नहीं आया आप सोचोगे यार वो तो एग्री कर गया मेरी इन्फॉर्मेशन से, बट जरूरी थोड़ी उसको शायद मिला ही ना हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो रिप्लाई करना चाहता हो, वो रिप्लाई नहीं कर पाया हो किसी मैटर में, तो आपको वहां पे रिलायबिलिटी नहीं पता चलती, आप क्लियरली पता नहीं चलता। फेलियर टू रिसीव रेस्पॉन्स डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग क्लियरली, तो ये आपको पता नहीं चलता कि सच में वो रिप्लाई करना चाहता था या वो एग्री करता है डिसएग्री करता है, उस चीज का पता नहीं चलता नेगेटिव कंफर्मेशन में। तो इसलिए वहां पे लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है नेगेटिव में, और हमारा जो पॉजिटिव में होता है वो रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है। बट पॉजिटिव एविडेंस में एक दिक्कत आ सकती है, क्या क्या? कि अगर आपने लिख के दे दिया कि यार 5 लाख बैलेंस है तेरा, तू कंफर्म करके दे, तो ये हो सकता है कि AR अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका बैलेंस कंफर्म करे बिना, वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन को चेक करे बिना बोल दे कि हाँ सर 5 लाख है, कि नहीं सर 5 लाख नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। तो उस केस में आपको क्या करोगे कि उसमें आप अमाउंट ही मेंशन नहीं करोगे, आप AR को लिखोगे AR तेरा बैलेंस कितना है वो बता, हम मेंशन नहीं करके दे रहे कि AR से डायरेक्ट पूछ रहे हैं तेरा जितना बैलेंस है तू बता, फिर हम बैच कर लेंगे कि एंटिटी के रिकॉर्ड में कितना है और तूने कितना बताया। बट उस केस में फिर एक और दिक्कत आ सकती है कि AR को लगे यार कौन मेंशन करेगा बैलेंस, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मेरी एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, मैं मेंशन ही नहीं करता, तो उस केस में AR आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी कर सकता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। use of blank confirmation request may result lower response rate because additional efforts are to be required by the confirming party। तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं भी हो सकता, तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी पॉजिटिव कंफर्मेशन में। अब आते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन में, तो आप इस नेगेटिव कंफर्मेशन को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इन केसेस में यूज कर सकते हो। ऑडिटर शैल नॉट यूज द सोल ऑडिट प्रोसीजर, आप नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज नहीं करोगे अनलेस, ये सारे केस है तो यहां पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हो। कौन कौन से केस में? अगर आपको पता है यार AR कितने एंटिटी के पास 2000 AR है, पॉजिटिव कंफर्मेशन तो लोगे नहीं क्योंकि वहां से रिप्लाई आया, तो आप एक एक को मैच करोगे। पहले लेते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन की 2000 AR है, उसमें से हमने 200 AR को हमने नेगेटिव कंफर्मेशन ली, उसमें से 10 या 15 के ही रिप्लाई आएंगे जब वो डिसएग्री करते होंगे, एग्री करते होंगे तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा, तो वहां पे हमारे लिए काम आसान हो जाता है। पॉपुलेशन कंप्राइजेज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स, 200 रुपए के AR है 2000, तो वहां पे आपको देखना पड़ जाएगा, वहां पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो। सेकंड, वेरी लो एक्सेप्शनल रेट, आपको पता है यार गलती होने के चांसेस कम है, तो उस केस में आपको वहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो। या आपको पता है यार यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट काफी कम है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस नहीं है, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते
सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और आपको लगता है जो कंट्रोल लगाए हुए हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली और रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट भी कम है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ऑडिटर अवेयर नहीं है कोई ऐसी कंडीशन से जो डिसरिगार्ड कर दे सच रिक्वेस्ट को, तो उस केस में भी आप नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारे केसेस थे जहां पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद रखना कि नेगेटिव कंफर्मेशन किस किस केस में ले सकते हैं। या तो पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल आइटम्स की है तो आप वहां पे ले सकते हो, या लो एक्सेप्शनल रेट है वहां पे ले सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन, या आपको पता है रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट लो है और जो भी कंट्रोल लगाए वो ऑपरेट करे इफेक्टिवली, तो उस केस में आप ले सकते हो। या फिर आपको लगता है ऑडिटर अवेयर नहीं है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो डिसरिगार्ड कर दे उस रिक्वेस्ट को, तो उस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये तो टाइप थे पॉजिटिव के और नेगेटिव के रिगार्डिंग। फिर हम आते, अगर मैनेजमेंट ने ही रिफ्यूज कर दिया ऑडिटर को कि भाई तू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेज, मैनेजमेंट ने रोक दिया, ऑडिटर सुन तू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, तो उस केस में क्या करेंगे? इस केस में अपना क्या हुआ, लिमिटेशंस हो गई, लिमिटेशन इंपोज कर दी मैनेजमेंट ने, लिमिटेशन ऑन स्कोप। सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं है ये, लिमिटेशन ऑन स्कोप की बात है, क्योंकि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज करा है। तो उस केस में आप क्या करोगे? पहले तो मैनेजमेंट के जो भी रिफ्यूजल है उसके रीजंस लोगे कि मैनेजमेंट क्यों रिफ्यूज कर रहा है, क्यों मना कर रहा है आपको। साथ साथ सीख करोगे ऑडिट एविडेंस ऑफ देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, कि यार मैनेजमेंट ने जो रिफ्यूज करा है उसका रीजनेबलनेस क्या है, वो वैलिड रीजन है या नहीं है, वो आप इवेल्युएट करोगे। फिर इवेल्युएट करोगे इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल्स ऑन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज करा है उसके इंप्लीकेशन से देखोगे, कहीं वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, इसको फ्रॉड तो नहीं। फिर देखोगे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको मैनेजमेंट ने एआर के रिगार्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मना कर दिया तो आपको पता लगेगा कि यार एआर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो एआर से लिंक क्या है? रिवेन्यू, रिवेन्यू में भी फ्रॉड हो सकता है, रिवेन्यू में भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई हो सकती है। और हम तो वैसे ही प्री अज्यूम करके चलते हैं ऐसे 240 में कि रिवेन्यू में फ्रॉड ऑलरेडी हो सकता है, तो हम ये ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं ऐसे 240 में। तो आपको सारे इंप्लीकेशंस देखने पड़ेंगे, इवेल्युएट इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल, वेदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा तो नहीं, रिस्क ऑफ फ्रॉड देखोगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर देखोगे, और फिर साथ साथ आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे कि यार अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से मैं ऑब्टेन कर लूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो मैं वो भी चल जाएगा, ठीक है यार अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहा हूं। तो कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जब भी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? तो पहले तो इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट तेरा रीजंस क्या है, वो वैलिड रीजन है या रीजनेबलनेस क्या है तेरे रिफ्यूजल का, वो इवेल्युएट करोगे। फिर इवेल्युएट करोगे इंप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ फ्रॉड और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट्स, वो आप देखोगे। फिर साथ साथ आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वहां से ऑब्टेन करोगे रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज करा है, उसका कोई रीजन नहीं है, कोई रीजनेबल रीजन नहीं है, मैनेजमेंट ऐसे ही मना कर रही है, तो आपको लगेगा कि यार वहां फ्रॉड हो सकता है, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। या फिर आपने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे बट आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, तो उस केस में ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा किससे? टीसीडब्ल्यूसी से। टीसीडब्ल्यूसी मैंने अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करा, मैनेजमेंट के पास कोई रीजन भी नहीं है रिफ्यूज करने का, फिर भी रिफ्यूज कर रही है, तो आप देख लो जाके। अगर टीसीडब्ल्यूसी भी कुछ नहीं करता तो आप क्या करोगे? इंप्लीकेशंस देखोगे, अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा, और मॉडिफाई भी कर सकते हो ओपिनियन एज पर एसए 705। तो ध्यान रखना, जब भी ऑडिटर को लगे कि मैनेजमेंट फालतू में ही आपको रिफ्यूज कर रही है, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रोक रही है और आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से। फिर आप ऑडिटर ओपिनियन पे भी इफेक्ट आ सकता है, वो आप सब चीजें कंसीडर करोगे जब भी मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इस केस में क्या होगा। अब आता है रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, तो तीन ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो सामने वाले बंदे ने रिप्लाई करा, या सामने वाले बंदे ने रिप्लाई नहीं करा, या फिर एक क्या बात हुई थी, एक्सेप्शन हो सकता है कि हमने जो रिक्वेस्ट करा था इंफॉर्मेशन उसने कुछ और ही प्रोवाइड कर दी। ये तीन ही केस हो सकते हैं। रिस्पॉन्स आएगा कंफर्मिंग रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, तो उस केस में आपको क्या दिक्कत आ सकती है कि आपको डाउट हो सकता है रिलायबिलिटी का, कि यार जो भी आपको डाउट हो रहा है रिलायबिलिटी का, कि यार जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आई है उसके ऊपर डाउट हो रहा है रिलायबिलिटी का, तो उस केस में आप क्या करोगे? फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे उसके रिगार्डिंग, कि भाई आपको एआर के रिगार्डिंग आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया, तो बट आपको डाउट है यार ये गलत भी हो सकता है, रिलायबिलिटी के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप चेक करोगे कि यार सच में सेल्स डॉक्यूमेंट चेक करोगे कि सच में उसको गुड्स सोल्ड हुए थे नहीं हुए, तो वो चेक करोगे। साथ साथ आप वेयर हाउस की रिसीट चेक करोगे कि सच में डिस्पैच हुआ था नहीं हुआ था गुड्स, वो आप चेक करोगे, तो वो आप फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। तो
कौन कौन से फैक्टर में आपको डाउट हो सकता है रिलायबिलिटी के ऊपर, कि रिसीव्ड बाय द ऑडिटर इनडायरेक्टली, आपने ए से मांगा कि यार एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे ऑडिटर ने, बट आपको लाके किसने दिया, मैनेजमेंट ने, तो इस केस में क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपको रिसीव हुआ, तो उस केस में आपको डाउट हो सकता है रिलायबिलिटी के ऊपर। या फिर अपीयर्ड नोट कम फ्रॉम द इंटेंडेड पार्टी, आपको मैनेजमेंट ने लाके तो दिया बट आपको लग रहा है यार ए ने तो कोई रिप्लाई नहीं करा होगा, मैनेजमेंट ने खुद ने बना के दिया है, तो उस केस में आपको डाउट हो जाता है रिलायबिलिटी के ऊपर, तो आपको फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। बट अगर आपको लगता है कि यार ही नहीं है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो भी आपने कंफर्मिंग पार्टी से रिक्वेस्ट करी है इन्फॉर्मेशन, वो आपको लगता है रिलायबल ही नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, इंप्लीकेशंस देखोगे, वही वाला जो आपको मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, जब आप इंप्लीकेशंस देखते थे ना, वही इंप्लीकेशंस देखोगे कि कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर चेक करोगे, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट तो कर ली कंफर्मेशन पार्टी से इंफॉर्मेशन, बट वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है, वो आप चेक करोगे कि कहीं वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं, कहीं मैनेजमेंट ने ही बना के तो नहीं दे दी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो वो सारी चीजें आप चेक करोगे। एक केस अब ये आ जाएगा कि आपको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, आपने मांगा बट रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो और वहां से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो। अगर आपको रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अब बात आती है एक्सेप्शन की, अगर कोई एक्सेप्शन रिसीव हुई, आपने मांगी कुछ इंफॉर्मेशन, आपको रिसीव हुई कुछ इंफॉर्मेशन, तो आपको इंडिकेट कर सकते हैं कहीं यहाँ पे मिसस्टेटमेंट तो नहीं, इंडिकेट करेगी, जरूरी नहीं वहां मिसस्टेटमेंट हो, वो आपको इंडिकेशन दे सकती है कि यार यहाँ पे मिसस्टेटमेंट हो सकती है और पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है। तो अगर आपको ये दोनों चीज लगती है, आपको लगता है कि यार मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हो गई वहां पे, तो उस केस में इवेल्युएट करेगा वही इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड एज पर एस 240। तो आपको देखना है जब भी एक्सेप्शन की बात है तो आप देखोगे कि यार वहां पे कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। पता लगी जो मैंने आपको ऊपर बताया था एक्सेप्शन, आपने अकाउंट्स पेबल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी रॉ मटेरियल की और इन्वेंट्री की, उसने आपको इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन दे दी रॉ मटेरियल की जगह, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार सच में रॉ मटेरियल का कोई बैलेंस ही ना हो, आपने उसने शो कर रखा है, तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो उस केस में मिसस्टेटमेंट भी इंडिकेट हो सकती है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है, तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पे ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को कंप्लीट करा, जहां पे हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर देखे, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो क्या होगा, टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होगी और रिजल्ट क्या होगा जब भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रिस्पॉन्स रिसीव होगा नहीं होगा, और एक्सेप्शन के केसेस में। तो यहाँ पे हमने ऐसे 505 को काफी अच्छे से कवर करा है, और इसमें कुछ कुछ मैटर ही है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, वो मैंने आपको मार्क भी करा दिए।